जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपका आज ही पूछा गया है 19 सितंबर 2023 को। मेरे प्यारे साथियों, तो इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो क्या है पूछा जा रहा है आपसे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के जो उद्यमी होते हैं उसमें कौन से गुण निहित है। सबसे पहला बताया जा रहा है कि दे आर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा एंटरप्रेन्योर को, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, बट कॉन्फिडेंट होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, वे अपने कार्य की जिम्मेवारी लेते हैं। दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन एक्शन, तो ये भी होना चाहिए। दे वर्क हार्ड, वो कड़ी मेहनत करते हैं। मेहनत तो हर एक व्यक्ति को करना पड़ता है, तो एंटरप्रेन्योर को भी मेहनत तो करने पड़ेंगे। तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट है ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन who is always trying to make his या her business better by taking risks and trying new ideas called। जो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है, जो हमेशा जोखिम उठा करके और नए विचारों को आजमा करके अपने बिजनेस को बेटर बनाने का प्रयास करता है, उसे डैश कहा जाता है। तो उससे क्या स्किल्ड मैन बोलेंगे, बिजनेस मैन बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर बोलेंगे, नॉन ऑफ दीज बोलेंगे, तो यह उद्यमी होता है। ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। बिजनेस जो होता है ना, उसमें रिस्क नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो गए। थर्ड क्या है, डैश इज़ द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ द कंट्री। कंट्री का, भारत देश का कह लीजिए, पहला विश्व का देश का पहला विकास डेवलपमेंट बैंक कौन सा है, ठीक है, उस आपको डेसिमल में भरना है। तो आपका थ्री का आप देख सकते हैं, आईसीसीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई। ऑप्शन डी जो है वो आपके सही आंसर होगा, आईएफसीआई बैंक, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, हाउ लॉन्ग इज ए पेटेंट वैलिड इन इंडिया। पेटेंट करवाते हैं आप लोग अपने किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी लोगों को, किसी भी सॉन्ग को, एनीथिंग, ठीक है। आपका एक यूनिक चीज़ होना चाहिए, तो आप उसे पेटेंट अगर करवाते हैं तो कानूनी रूप से उस पेटेंट का मान्यता कितने वर्षों तक रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में जो है 20 वर्षों तक रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका पेटेंट जो है समाप्त हो जाएगा, फिर सरकार को पैसे दीजिए, फिर 20 साल तक आपका उस पर आधिपत्य रहेगा, वो आपका ही रहेगा, कोई दूसरा उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। तो रिन्यूअल कराना पड़ेगा 20 साल के बाद, ये आप कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, पांचवा क्वेश्चन क्या है, तो पांचवा क्वेश्चन है, डैश इज़ द टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वेयर वन इज रनिंग ए बिजनेस सेटिस्फाई द नीड ऑफ वन सेल्फ। बोला जा रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं, डैश स्वरोजगार का एक प्रकार है जहां कोई व्यक्ति स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिजनेस चला रहा है। तो स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो व्यक्ति बिजनेस को चलाता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है बिजनेस आइडिया, व्यावसायिक विचार। ये तो विचार हो ही नहीं सकता है जब आपका व्यवसाय चल रहा है, बिजनेस रन कर रहा है, खुद के बिजनेस को, खुद की आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करने के लिए आप बिजनेस चला रहे हैं, तो उद्यमी तो हो नहीं सकते हैं, उद्यमशीलता हो नहीं सकता है। तो ये आपको एक तरह से आपको क्या कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया है कि आप कोई मारे और गलती कर दे, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो नॉन ऑफ दीज होगा। मेरे प्यारे साथियों, छठा क्वेश्चन क्या है, which of these is most important external factor governing requirements। अब देखिए कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुएं जो है जो कि आपको क्या करता है,
भर्ती जो होता है उसको नियंत्रित करने वाला बाहरी कारक कौन हो सकता है? तो रिक्रूटमेंट जो होते हैं उसका बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर कौन है? तो आप सभी देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन जो आपका दिया गया है सप्लाई एंड डिमांड, सेकेंड है शॉन ऑफ सॉइल धरती पुत्र, श्रम बाजार लेबर मार्केट, और नन ऑफ दीज है। तो भर्ती का जो एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है, ठीक है, उसे नियंत्रित करने वाला, भर्ती को नियंत्रित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण बाहरी कारक होता है आपूर्ति और मांग। सप्लाई जो होती है और डिमांड जो होता है वही आपका एक्सटर्नल फैक्टर होता है महत्वपूर्ण। मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग देखते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन क्या है? तो व्हाट कैन बी पेटेंटेड अंडर पेटेंट एक्ट 1970। बोला जा रहा है कि भारत का एक कानून है, क्या है? तो पेटेंट एक्ट 1970, ठीक है, हिंदी में पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत क्या पेटेंट कराया जा सकता है? तो एक आविष्कार को, एक स्कीम को, एक खेल खेलना, एंड एस्थेटिक क्रिएशन, एक सौंदर्यपूर्वक रचना। तो हम लोग पेटेंट 1970 के अंतर्गत पेटेंट अधिनियम किसको पेटेंट करवा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे साथियों वो होगा किसी भी इनोवेशन को, कोई आप आविष्कार करते हैं उसे ही इस वाले कानून के अंतर्गत आप एक आविष्कार को ही पेटेंट करवा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज रिस्क, जोखिम क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो जोखिम निगेटिव कंसिक्वेंस दैट कुड अक्यर, जिसका नकारात्मक परिणाम हो सकता है। निगेटिव कंसिक्वेंस दैट विल अकर, जिसका नकारात्मक परिणाम घटित होगा। निगेटिव कंसिक्वेंस दैट मस्ट अकर, जिसका नकारात्मक परिणाम होना ही चाहिए। निगेटिव कंसिक्वेंस दैट शैल अकर, जिसका नकारात्मक परिणाम जो है घटित होगा। तो ये जो रिस्क जो होता है ना वो निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। रिस्क जो होता है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मान के चलना है कि फ्यूचर में हो सकता है, ऐसा मान के आपको चलना है। तो ये देखिए निगेटिव कंसिक्वेंस दैट कुड अकर, जिसका नकारात्मक परिणाम हो सकता है वही आपका रिस्क कहलाता है। बाकी सभी तो होगा, होना चाहिए, जिसका नकारात्मक परिणाम घटित होगा, चाहिए और होगा, ये सभी फ्यूचर की बात तो नहीं। जिसका नकारात्मक परिणाम हो सकता है बस यही आपका रिस्क है। रिस्क आपका प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, पास्ट में भी हुआ होगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपके जो है वो राइट आंसर हो गए। चलिए हम लोग 9th क्वेश्चन पे तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है आपका ऑब्जेक्टिव का? इसमें पूछा गया है एसेट डेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड, वह संपत्ति जिसे हम कम समय में नकदी में बदलते हैं, कैश में अगर हम लोग बदला जा सकता है, उस संपत्ति को क्या बोलते हैं? करेंट एसेट, फिक्स एसेट, इंटेलिजिबल एसेट, अमूर्त संपत्ति या फिर इन्वेस्टमेंट। जो वो संपत्ति जिसको हम कम समय में ही कैश में बदल सके उसे बोलेंगे करेंट एसेट, वर्तमान संपत्ति। जैसे होता है ना, करेंट अकाउंट खोल लीजिए, आपको खूब ज़्यादा पैसे का ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको संपत्ति जो है, एसेट है, उसको अगर आप कैश में तुरंत बदल सकते हैं कम समय में तो आपका होना चाहिए करेंट एसेट होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, MSMED इज डिफाइंड अंडर व्हिच एक्ट? MSMED जो होता है यह एक कानून आप कह सकते हैं बनाया गया है
और यह किस कानून के अंतर्गत या फिर किस साल के अधिनियम में भारत में इसे MSMED एक्ट को पारित किया गया था, वो मैं आप सभी को बताता हूँ। इसका राइट आंसर आप देख लीजिए, ये 2006 में पारित हुआ था। ठीक है, MSMED एक्ट 2006, तो ऑप्शन ए ही उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए MSMED का फुल फॉर्म भी आप लोग पूछिएगा, तो क्या होगा फुल फॉर्म, चूँकि अगला क्वेश्चन ही था इसलिए मैंने नहीं बताया था। अब देखिए MSMED स्टैंड्स फॉर, उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ जो होता है मेरे प्यारे साथियों, वो होता है आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट, MSMED। कौन है आपका, ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर हो जाएगा। 12th नंबर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ SIDBI। कौन सा जो है SIDBI का कार्य है, SDBI का कार्य क्या है, तो SDBI का कार्य आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, बीज पूंजी का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ सीड कैपिटल, एक्सटेंशन ऑफ सीड कैपिटल बोला जा रहा है। बी क्या है, तो बी है आपका डिस्काउंटिंग द बिल, बिल में छूट देना। सी है आपका प्रोवाइडिंग फैक्टरिंग सर्विस, फैक्टरिंग सेवाएं प्रदान करना। डी है आपका ऑल ऑफ दी एबव। तो SIDBI जो होता है ना मेरे प्यारे साथियों, वो आपको एक्सटेंशन सीड कैपिटल, आपका जो बीज है उसके पूंजी को विस्तार कराने में आपको मदद करता है। बीज पूंजी मतलब शुरुआत का जो आपको पूंजी कैपिटल की आवश्यकता होती है ना, उसको विस्तार करने में मदद करता है। बिल में छूट देने का भी मदद करता है। फैक्ट्री का सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके राइट आंसर हो जाएंगे 12th का डी। 13th नंबर देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट प्रमोट्स। देखिए विज्ञापन किसका प्रचार करता है उसके बारे में आपको बताना है। तो खरीदारी का, उत्पादन का, सेल्स का, प्राइस का। तो विज्ञापन जो होता है असल में प्रोडक्ट का ही तो प्रचार करेगा ना, प्रोडक्ट का प्रचार होगा तो ही बिक्री होगा। तो इसलिए 13th का होगा, देखिए उत्पादन, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट का नहीं, प्रोडक्ट का प्रचार कर सकता है, प्रोडक्शन का नहीं करेगा कि कैसे बनता है, क्या क्या प्रोसेस है, उसका प्रचार करने से क्या है। परचेस का, खरीदारी का वो नहीं करेगा। प्राइस का प्रचार भी एडवर्टाइजमेंट में न के बराबर होता है। मेन जो होता है ना एडवर्टाइजमेंट, वो प्रमोट करता है बिक्री को। ठीक है, आपका एडवर्टाइजमेंट जो होता है सेल्स को प्रमोट करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए 14th नंबर क्वेश्चन क्या है। 14th नंबर है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। मेन उद्देश्य क्या है भर्ती करने का, या फिर आप कह लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस का, चयन प्रक्रिया। ठीक है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है आपका टू सही उम्मीदवारों की भर्ती करना, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट, मीट द हाई लेबर टर्नओवर, नॉन ऑफ द अबव। तो जो आपका क्या कहते हैं भर्ती चयन प्रक्रिया का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है, मेन उद्देश्य जो होता है वो होता है आपका मीट द हाई लेबर टर्नओवर, उच्च श्रम टर्नओवर को पूरा करे। भर्ती या फिर सिलेक्शन प्रोसेस इसीलिए किया जाता है। देखिए रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑब्जेक्टिव, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, सही उम्मीदवारों की भर्ती करना, उच्च श्रम टर्नओवर को पूरा करें, मीट हाई लेबर टर्नओवर। यहाँ पे देख लीजिए उच्च श्रम टर्नओवर को पूरा करे। अधिक से अधिक भर्ती होगा तो ही आपके बोले जाएंगे, क्या बोले जाएंगे कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। सही उम्मीदवारों की भर्ती रिक्रूटमेंट का एक पार्ट हुआ, सिलेक्शन प्रोसेस का भी एक अंग हुआ, बट
उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका होता है मीट द हाई लेबर टर्नओवर, उच्च श्रम टर्नओवर को पूरा करे, अधिक से अधिक लेबर को सिलेक्शन प्रोसेस के तहत अपने कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में रख सके। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 15वां नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बिजनेसमैन अरेंजमेंट इन व्हिच ए कंपनी ऑथोराइज अनदर कंपनी टू टेम्पोरली एक्सेस टू इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बिजनेस अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, जिसमें एक कंपनी किसी अदर कंपनी को अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों तक अस्थायी रूप से पहुंचने के लिए अधिकृत करती है। तो ये जो अधिकृत जो होता है ना, वो होता है पेटेंटिंग से, ट्रेडमार्क से, कॉपीराइट से, लाइसेंसिंग से। तो लाइसेंसिंग ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। ऐसे एक बार फिर से कंफर्म हो जाते हैं। हाँ देखिए, लाइसेंसिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका कोई भी बौद्धिक संपत्ति है, उस पर आपका ही अधिकार है। तो आप किसी दूसरे कंपनी को भविष्य में उसे किस प्रकार दे सकते हैं, उसे अधिग्रहण, मर्जिंग कर लीजिए, उस पर अधिग्रहण करवा लीजिए, ठीक है, उस पर आप कर लीजिए, तो उसको एसेस करवा लीजिए। तो अपने उस पेटेंट किए हुए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के राइट्स को आप एसेस करवाते हैं किसी दूसरे कंपनी को, तो वो आप करवा सकते हैं लाइसेंसिंग से। उसको लाइसेंस दे दीजिए, पहले आपका अधिकार था, अब उसने लाइसेंस दे दिए आपने, तो अब उसका भी अधिकार हो गया। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तो अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन, अकाउंटिंग जो होता है, जिसको लेखांकन कह लीजिए, लेखांकन कहिए, मूल्यांकन है, लेखांकन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर, प्रबंधन के लिए लागत और आय, कंपनी टैक्स लिएबिलिटी फॉर पर्टिकुलर ईयर, विशेष वर्ष के लिए कंपनी कर देता, फाइनेंशियल कंडीशन फॉर एन इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था का वित्तीय स्थिति, या फिर आप कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, अकाउंटिंग लेखांकन के बारे में आपको क्या क्या, अकाउंटिंग जो होता है आपको इन्फॉर्मेशन सभी प्रदान करता है। प्रबंधन के लिए लागत और आय, विशेष वर्ष के लिए कंपनी का कर देता, ठीक है, टैक्स लिएबिलिटी, साथ में आपको फाइनेंशियल कंडीशन फॉर एन इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था की वित्तीय स्थिति। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, उसका काम होता है पैसों के बारे में जानकारी प्रदान करना। अपने से बड़े जो मैनेजर होता है उसको सारा चीज़ रिपोर्ट करता है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कितना सामान बिका, कितना सामान का रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना सामान मतलब प्रोडक्ट बनाने में कितना पैसे लगे, तो इन सब चीज़ों का लेखा जोखा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करता है। पैसे की लेन देन का वाला डिपार्टमेंट जो होता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है। इसमें क्या होता है, तो कॉस्ट और इनकम, खर्च और लागत के लिए प्रबंधन मैनेजर के लिए किया जाता है, ठीक है। साथ में किया जाता है कंपनी कितना विशेष कर और टैक्स देना पड़ता है ना, टैक्स को कैसे बचाया जाए उस पर भी काम करती है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। वरना क्या होती है कि कोई भी, आप लोग भी अपने बैंक अकाउंट में 10 लाख से ऊपर रखिएगा कि क्या होगा, तो आप पर सरकार टैक्स लेने लगेगी। तो इन सब चीज़ों से कंपनी को बहुत जूझना पड़ता है और टैक्स को बचाना पड़ता है। तो टैक्स लिएबिलिटी फॉर पर्टिकुलर ईयर के लिए काम करता है। फाइनेंशियल, वित्तीय स्थिति, किसी संस्था की वित्तीय स्थिति, ये तो महत्वपूर्ण है। फाइनेंशियल चीज़ के लिए ही तो वित्तीय स्थिति को नहीं नोट करेगी तो कुछ नहीं किया। तो ये तीनों चीज़ जो है वो आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करता है। नेक्स्ट है 17वां नंबर क्वेश्चन, हुज लिएबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ बिजनेस एसेट एंड हिज प्राइवेट एसेट्स। किसका दायित्व व्यावसायिक संपत्तियों और उसके निजी संपत्तियों के मूल्य की सीमा तक सीमित है? किस दायित्व व्यावसायिक संपत्ति और उसकी निजी संपत्तियों के मूल्य की सीमा तक सीमित है? बोला जा रहा है कि किसका लिएबिलिटी, दायित्व
लिमिटेड है, सीमित है। टू एक्सटेंड द वैल्यू ऑफ बिजनेस, वैल्यू ऑफ बिजनेस को का जो संपत्ति है उसको बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए हिज प्राइवेट एसेट, उस या फिर उसके वैल्यू बढ़ाए बिजनेस के एसेट को, चाहे उसका पर्सनल व्यक्तिगत एसेट है उसको बढ़ाने के लिए लायबिलिटीज किसका, लिमिटेड है। तो पार्टनरशिप फर्म का, सोले प्रोपराइटरशिप का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, एच यू एफ का। तो ये जो होता है ना मेरे प्यारे साथियों, लिमिटेड लायबिलिटी जो होता है वो लिमिटेड होता है, किसका, तो होता है पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, मैं एक बार फिर से, पार्टनरशिप फर्म का, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में सभी लोग मिले जुले रहते हैं, तो सबका राय लेना पड़ेगा ना, सबका राय विचार विमर्श कीजिए। 4-5 लोग होंगे, 4-5 लोग कंपनी के मालिक होंगे, सबका राय विचार लेने के बाद ही कोई आप निर्णय ले सकते हैं, उसको बड़ा करना है, नीचा करना है। तो इसे सीमित एक दायरा है। ठीक है, 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंजल इन्वेस्टर यूजुअली प्रोवाइड व्हिच टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। एंजल इन्वेस्टर जो होता है ना, वो ऋण, इक्विटी, स्टॉक, नन ऑफ दिस। एंजल इन्वेस्टर जो होता है वो एक तरह से आपको पैसे तो देता है बिजनेस को स्टार्ट करने वक्त, ठीक है। तो बैंक जो होता है वो आपको लोन देता है। शेयर स्टॉक होल्डर जो होता है वो आपको क्या करता है, शेयर खरीदता है, इक्विटी के माध्यम से हो जाता है। स्टॉक, शेयर, नॉन ऑफ दिस। देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन जो है ना, वो देखिए एंजल इन्वेस्टर बैंक की तरह नहीं है कि उसको फिक्स ही रहना है, नहीं। एंजल इन्वेस्टर आप में तभी इन्वेस्ट करता है जब आप उसको हिस्सेदारी देंगे। पहले तो देखेगा कि कंपनी प्रोग्रेस करने वाला है या नहीं, सोचेगा कि हाँ इस कंपनी में भविष्य है, मार्केट में धूम मचाएगा, तो क्या करेगा, आपको पैसे देगा बुरे वक्त में, जब आपका कोई साथ नहीं देता, बैंक नहीं देता, वगैरह लोग नहीं देते, तो उस वक्त जो आप में पैसे इन्वेस्ट करता है उसको एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर कहता है कि ठीक है तुम्हारा एसेट वगैरह तुम्हारा रहा, लेकिन मुझे क्या करो, हिस्सेदारी दो, मुझे ऑनर बना दो, मतलब कि मैं जब चाहूँ तब इस कंपनी से अपना पूरा बिस्तर बांध करके पैसे लेकर के भाग जाऊँ, हिस्सेदारी लेकर के भाग जाओ, ये उसके पास अधिकार रहता है। ठीक है, तो जो बेनिफिट आपका ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज कमाएगा उसका ये हिस्सेदारी लेगा, एक तरह से उसका जितना इसने इन्वेस्ट किया उसका मालिक रहेगा। ठीक है, और मालिक ही न जब मन तब वो उसे आपके एंटरप्राइज से पैसे लेकर के चला जाएगा जब देखेगा कि कंपनी गलत काम कर रही है तो। ठीक है, तो ये हो गया इक्विटी। अब देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बिजनेस वेयर एंड इंडिविजुअल इज बोथ द ओनर एंड कंडक्टर ऑफ द बिजनेस अफेयर इज कॉल्ड। क्या है, ऐसा व्यवसाय जहाँ व्यक्ति जो होता है वो व्यावसायिक मामलों का स्वामी और संचालन दोनों होता है, ओनर भी होता है और कंडक्टर भी होता है। तो क्या कहलाता है वैसा व्यवसाय, बिजनेस अफेयर्स क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप, कोऑपरेशन, सोले प्रोपराइटरशिप, एकल स्वामित्व, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। सो एकल जो अकेला ही मालिक है सब कुछ है तो सोले प्रोपराइटरशिप कहलाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आइडिया जनरेशन प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर आर। देखिए एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी जो हुआ उसको आइडिया जनरेशन, आइडिया वो क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, तो जर्मिनेशन, प्रिपरेशन, इनक्यूबेशन, ऑल ऑफ दिस। मेरे प्यारे साथियों, अंकुरन, तैयारी, इनक्यूबेशन, जो भी हो सब होगा। ठीक है, आइडिया को आप जनरेट करते हैं ना, तो उस प्रक्रिया को तैयारी कहते हैं, जर्मिनेशन भी बोल सकते हैं, इनक्यूबेशन भी बोल सकते हैं। तो ये था आपका सारा ऑब्जेक्टिव का राइट आंसर।
आशा करता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सही मार्क आए होंगे, या फिर आप अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें तो आपको एक आइडिया लगा होगा किस प्रकार से आसान ही क्वेश्चन आते हैं। एक प्रकार का होता है ना जी के, उस भांति का ही है, कंसेप्चुअल है। अब क्वेश्चन जो आपके 4 नंबर का आता है वो देख लीजिए। राइट डाउन द ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, उद्यमी के लक्षण बताइए। उद्यमी का बहुत सारा गुण होता है, आपको बता देना है। एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर में डिफरेंसेस नहीं, यहाँ पे सिमिलरिटीज़ बता देना है। बता दीजिए एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, मैनेजर का क्या क्वालिटी रहता है, जो सिमिलरिटीज़ है उसे आपको बता देना है। अगले एक बार के एग्ज़ाम में हो सकता है कि यहाँ पे सिमिलरिटीज़ की जगह पे डिफरेंस लिखने को बोले, और डिफरेंस का क्या है वो पीडीएफ में मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ। एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आप लोग ज़रूर देखिएगा, उससे ही आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स का तैयारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेस उत्तराधिकारी योजना के चरण क्या है। सक्सेशन प्लानिंग पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, वो देख लीजिएगा। व्हाट इज़ बैंकरप्सी, हाउ इट वर्क्स, दिवालियापन क्या होता है। तो जब वो कंपनी इतना घाटा चल जाए कि वो फिर से उसको एग्जिस्ट स्ट्रेटजी है एक तरह का बैंकरप्सी, ठीक है। यहाँ से होता है आपके जो होते हैं एक बैंकरप्सी, जब आपका कंपनी पूरा घाटा में चल जाए, आप सारे एसेट के साथ भी बेच दीजिएगा सारा संपत्ति, उसके बाद भी कर को नहीं चुका पाएंगे, तो ऐसे में आपके पास एक विकल्प रहता है कि आप बैंकरप्सी फाइल कीजिए, कोर्ट में जाइए, याचिका पिटीशन दायर कीजिए। अब कोर्ट का काम है कि वो आपके संपत्ति को बेचवाएगा, और जो बैंक वाले या फिर जो क्रेडिटर्स है जिसने आपने पैसे लिए हैं उनसे, और आप में आपके संपत्ति को बेचवाएगा। पहले समझौता करवाएगा, समझौता हो गया तो ठीक है, वरना बेचवा देगा, और फिर पैसे की पूर्ति कराएगा वो लोग, ठीक है। आप यहाँ से मुक्त हो जाइएगा। डिफाइन बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान के बारे में बताना है, इस एलिमेंट के बारे में बताना है। एक्टिविटी मैप क्या होता है, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सबका वीडियोज़ है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग देख लीजिए। हाउ बिजनेस आइडियाज़ आर जनरेटेड, आइडिया कैसे, बिजनेस का आइडिया कैसे जनरेट करिएगा उसके बारे में बताना है। व्हाट इज रिस्क एनालिसिस इन बिजनेस, सब आपको पढ़ाया गया है। डिफाइन बिजनेस, बिजनेस को परिभाषित करना है। अब क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर, बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ा दिया गया है। व्हाट क्यूटेस क्वेश्चन हेल्प, व्हाट क्वेश्चन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट, कौन सा प्रश्न लक्ष्य बाजार को पहचान करने में मदद करता है, इस पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। कहा है राइट डाउन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। चलिए, हम कह रहा था कि अगले एग्ज़ाम में आएगा, बट यही में एक वक्त में आपका सिमिलरिटीज़ है, दूसरे में आपका डिफरेंसेस पूछ लिया है। सिमिलरिटीज और डिफरेंस दोनों पूछ लिया है, अच्छी बात है, दोनों लिख लीजिए, 6 नंबर का आपके हाथ में है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टर पिच, इन्वेस्टर पिच का मतलब क्या होता है उसको आपको बताना है। व्हाट डू यू इन्वेस्टर आस्क्स इन ए पिच, व्हाट डू इन्वेस्टर आस्क्स इन ए पिच, इन्वेस्टर क्या पूछता है, ठीक है, उसके बारे में आपको बतलाने हैं, लिखने हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस आइडिया, बिजनेस आइडिया व्यावसायिक आइडिया का क्या यहाँ पे अर्थ है उसे बताना है। डिस्कस टेक्निक एंड जनरेटिंग बिजनेस आइडिया, पेटेंट के बारे में अथवा में दिया गया है। पर्पस ऑफ पेटेंट, दोनों इजी क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। एंजल इन्वेस्टर क्या है, वेंचर कैपिटल क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये भी आपको बताया गया है, की एलिमेंट क्या क्या होते हैं। व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट डाउन इट्स ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंधन क्या होता है, उसके उद्देश्य को लिखना है। अब देखिए, व्हाट एग्जिस्ट स्ट्रेटजी अवेलेबल टू एंटरप्रेन्योर, एग्जिस्ट स्ट्रेटजी जो फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत सारे एग्जिस्ट स्ट्रेटजी अवेलेबल होते हैं। 2 को आपको बताने हैं, जैसे आप बैंकरप्सी के बारे में बता दीजिए, सक्सेशन के बारे में बता दीजिए, ठीक है, लिक्विडेशन के बारे में बता दीजिए। बहुत सारे एग्जिस्ट स्ट्रेटजी है, किसी थर्ड पार्टी में अपना
बिजनेस को सेल कर रहे हैं उसके बारे में बता दीजिए, 2 ही बताने हैं। अब देखिए शॉर्ट नोट्स क्या है, सेल्फ फंडिंग के बारे में बताना है, क्राउड फंडिंग के बारे में बताना है। इस पर हम लोग एक वीडियो सेपरेट बना लेंगे। आशा करता हूँ मेरे प्यारे साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के लिए हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, और बेटर होगा कि आप हमारे कोर्स को ऐप से परचेस कर लीजिए 100 रुपये का। मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।